Hello friends, good morning. It's Vanna here. Welcome to my YouTube channel. I hope you all doing great. So आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे और साथ साथ उनसे कंसेप्ट क्लैरिटी भी हमारी बनेगी। मेरा मंतव्य ये बिल्कुल भी नहीं है आपको क्वेश्चंस करवा दिया, आंसर्स करवा दिया, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे और एक अच्छी समझ बनाते हुए चलेंगे। उद्देश्य तो यही है कि 1000 क्वेश्चंस कर लें एग्जाम से पहले, और सिर्फ आप यही एक क्वेश्चन अगर करके जाओ तो आपके 25 प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आ जाएं। बस आप पे है, आप सपोर्ट करते रहें इसी तरह चैनल को, और मैं इसी तरह से काम करती रहूंगी। ठीक है, तो देखते हैं आप इस सीरीज को कितना सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज अभी कर दें, क्योंकि आपको आगे बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गला थोड़ा सा बैठ गया है बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये कुछ मैंने पहले क्लास ली हुई थी तो आई जस्ट रब दिस। ओके। नूर कहते नूर भूल गई है अपना क्या, सॉरी माय बैड, पॉइंटर ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, पेन। ओके। नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल। नूर अपना स्कूल में टिफिन लेके आना भूल गई है। एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन, saying you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday. According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent what orientation typically at a dash stage. लॉरेन कोहलबर्ग की अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको पता है उन्होंने थ्री लेवल्स और 6 स्टेजेस दी हैं। 3 लेवल्स पता ही है आपको, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। आगे उन्होंने फिर हर लेवल को दो दो स्टेजेस में बांटा है। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो पता ही है, पोस्ट कन्वेंशनल है। ओबीडियंस प्री कन्वेंशनल है। बीइंग नाइस कन्वेंशनल है, वही बीइंग नाइस, गुड बॉय गुड गर्ल वाली। एक्सचेंज देखें कौन सी है, वैसे तो यहाँ पे आप ध्यान दें क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन एक्सचेंज में, एक्सचेंज जो होती है कि हाँ तूने मेरे लिए अच्छा किया मैं तेरे लिए अच्छा करूंगा, वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है अगर आप देखें तो, पर इन्होंने कन्वेंशनल दिया है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, हमें सिर्फ एक्सचेंज देखना है, स्टेज एक्सचेंज है ना। तो इस चीज को अगर हम अवॉइड भी कर दें क्योंकि बाकी ऑप्शन तो सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सही यही बचता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्सचेंज मतलब तो प्री कन्वेंशनल थी तो अब कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कि एक्सचेंज किया, हाँ तूने मेरे लिए अच्छा किया मैं तेरे लिए अच्छा करूंगा, वो प्री कन्वेंशनल में हमने पढ़ा है ना। और ओबीडियंस की जो स्टेज है कि डर की वजह से बच्चा कुछ करता है या माता पिता उसे डांटते डपते जो भी है, तो वो भी कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस करी है हमने, ओबीडियंस वाली और एक्सचेंज वाली। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, तो कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 3 लेवल 6 स्टेजेस, ठीक है, लेवल वही, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को याद रखें, प्री और पोस्ट लगा लें, और फिर 6 स्टेजेस तो आगे आपको पता ही है। ठीक है जी, तो अगर नहीं पढ़ी लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन की मैंने आपको समझ बताई दी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। कहते अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। कौन ऐसा थ्योरिस्ट, कौन ऐसा साइकोलॉजिस्ट हुआ है जिसने सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट लाइक का बच्चों की थिंकिंग पे प्रभाव को बहुत कंसीडर किया है। हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लेव विगोस्की को, जिन्होंने सोशल एंड कल्चरल का इम्पैक्ट बच्चों पे समझा है, उन्होंने समझा है कि बच्चे सोसाइटी में जब इंटरेक्ट करते हैं बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी डेवलपमेंट पे भी असर इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो तो अगर हमने पढ़ी हुई है थ्योरी तो हम लगा देंगे, अगर नहीं पढ़ी हुई तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है जी, आगे देखें। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, what would be the characteristics of a person with a logico-mathematical intelligence? सबसे पहले आप देख लें कि होवर्ड गार्डनर ने 7 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी हैं, ठीक है।
जिसमें लॉजिको मैथमेटिकल एक इंटेलिजेंस है। बच्चे समझा करो चीजों को, नाम से ही पता चल रहा है लॉजिको मैथमेटिक, लॉजिक, ठीक है, लॉजिक है, वो बंदे को मैथ आता होगा जिसमें ये इंटेलिजेंस होगी। तो इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है, लॉजिक है, मैथ आता होगा, वो बंदा साइंटिस्ट बनेगा या फिर मैथमेटिशियन बनेगा आगे जाके, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढ लिया करो, मेरा तो यही मानना है। पर ऑप्शन देख लेते हैं, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो उसका मैथ से कोई इतना ज्यादा ये ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। अबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली, इसका भी कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी, वो उन्होंने बताया था कि उसमें एस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी जो म्यूजिक वगैरह को अप्रिशिएट करेगा। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स एंड हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। तो हमें आराम से देखें, क्वेश्चन पढ़ के ही उसकी समझ आ जाती है कि पैटर्न्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह हम किस में पढ़ते हैं, मैथ में ही पढ़ते हैं, है ना। तो बस क्वेश्चन को, अगर आपने होवर्ड गार्डनर की मान लो किसी बच्चे ने थ्योरी नहीं भी पढ़ी हुई, तो वो सिंपली भी सिर्फ वर्ड देखे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाए कि जिस बंदे में लॉजिक मैथमेटिक होगा वो बंदा रीजनिंग अच्छी कर सकेगा, वो पैटर्न्स को समझ सकेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये देखें, मैं तो सीडीपी को कुछ मतलब मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, आपकी ऑब्जर्वेशन है। आप जितना वर्ड्स को समझोगे, उसका किसी के साथ लिंक बना के समझोगे तो इजी है समझनी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका ऑप्शन जो है 4 राइट आंसर है, ठीक है। रीजनिंग और पैटर्न्स की आप इसके साथ लिंक कर लें, ओके जी। Which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct? कहते कौन सी स्टेटमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को लेके सही है, कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है, वो देख लेते हैं। द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, कि ओनली बंदा हेरिडिटी के कारण ही हम सब डिफरेंट हैं। द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, कि इन्वायरमेंट ही जो व्यक्ति तब किसी का बनाता है। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। तो ऑप्शंस को पढ़ते पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें, फिर ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते ही आपको उसका आंसर मिल जाता है। द आपको शोर आई थिंक तो नहीं सुनाई दे रहा कुछ। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, तो यही होगा। देखें अब हमने हमने ये देखा ना कि डेवलपमेंट क्या है, हमने यही पढ़ा ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई भी इंसान अगर हम देखें, ना तो ओनली हेरिडिटी उसको इम्पैक्ट कर सकती है, ना ही ओनली इन्वायरमेंट का ही वो है ना इम्पैक्ट होता है। दोनों चीजें मिलके एक व्यक्ति की शख्सियत को बनाने में उसकी हेल्प करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि डेवलपमेंट एक देखें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ये है कि हमें पता नहीं चलता कि हेरिडिटी का ज्यादा इम्पैक्ट है बंदे पे या इन्वायरमेंट का है, पर दोनों को मिला के अगर देखें तो एक बंदे की शख्सियत को उसारने में या बनाने में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, ये तो देखो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, जैसे टीचर ने बता दिया वैसे ही प्रोड्यूस कर देगा। नॉलेज इज रिकॉर्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। देखिए हम सीडीपी जब कर रहे हैं तो टीचर को इंस्ट्रक्टर तो बनना ही नहीं है, टीचर फैसिलिटेटर है, टीचर गाइड करेगा ओनली, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे हम, टीचर सिर्फ गाइड करता है, ओके। टीचर एक फैसिलिटेटर है, और टीचर ये कभी नहीं चाहेगा कि जैसे मैंने बताया वैसे ही लर्नर प्रोड्यूस करे। और लर्नर को हमने पैसिव तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, लर्नर को तो हमने एक्टिव बनाना है, वो चीजों को सीखे, है ना, वो खुद से कोई अपनी नॉलेज की रचना करे, कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है।
तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो गए या इंक्लूसिव क्लासरूम हो गए, या हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करनी है, या हमने बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझते हुए बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज से पढ़ाना है, वो सब कुछ प्रोग्रेसिव क्लासरूम में होता है। तो वहां पे बच्चे नॉलेज अपनी कंस्ट्रक्ट करते हैं। लर्नर कंस्ट्रक्ट करेगा अपनी नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम आपने इस तरह से लेना है, बच्चे जहाँ पे अपनी नॉलेज की रचना खुद करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सीख रही हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जो हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके। ठीक है, वैसे एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी में ही कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। A student in your class has been told again and again from the different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of stereotype and resultant stereotype threat, a teacher initial step can be। एक बच्चे को बार बार बोला जा रहा है कि जो भी उसके समाज मतलब जो भी उसकी सोसाइटी में से आते हैं वो स्टडी में अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो ये जो सोच है, स्टीरियोटाइप होती है एक रूढ़िवादी सोच जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको खत्म करने के लिए टीचर जो स्टेप लेगी वो क्या हो सकता है। इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, वो इग्नोर कर देगी, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो रहा है क्लास में। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या फिर वो कंपटीशन कर देगी है ना बच्चों में, मतलब जो अलग अलग ग्रुप से हैं। ठीक है, सजेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, वो अपने हथियार छोड़ देगी, वो कहेगी हाँ भाई तुम एकेडमिक्स छोड़ दो और कुछ और ज्वाइन कर लो। ठीक है, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन पढ़ने में भी बड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि एग्जाम का जो फोबिया होता है वो वैसा ही होता है कि बच्चे डर जाते हैं और क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ पढ़ के ही अपना दिमाग सुन करके ऑप्शन भी नहीं सही से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, पर ऑप्शंस एक ऐसी चीज है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि क्विकली आप आंसर फाइंड आउट कर लो। तो अब साफ साफ पता चल रहा है ये सारे नेगेटिव हैं, पहला दूसरा तीसरा जो है, ये पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव हैं। टीचर ऐसा थोड़ी करेगी, टीचर का काम है बच्चों को मोटिवेट करना। मोटिवेट वो कैसे करेगी, वो स्टोरीज एंड एग्जांपल्स बताएगी डिफरेंट डिफरेंट रोल मॉडल्स के। वो कहेगी देखें, सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के सोशल ग्रुप्स में से लोग आए हैं, वो रोल मॉडल्स मतलब उन रोल मॉडल्स की एग्जांपल बताएगी, बता सकती है कि कैसे कोई गरीब फैमिली का बच्चा आईएएस बन गया है ना, ऐसे किसी रिक्शा चलाने वाले का बच्चा यूपीएससी क्लियर कर गया। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चे मोटिवेशन आएगी और सोचेगा कि सोशल ग्रुप नहीं मैटर करता, सारा मेरी मेहनत पे मैटर करेगा। ठीक है, और इस तरह से बस टीचर का तो काम मोटिवेट करना ही है, तो टीचर मोटिवेट करती रहेगी, सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बस ऑप्शन पढ़ें ध्यान से, समझें उसको। अगला क्वेश्चन देखें, एक स्टूडेंट है वो क्लासरूम में ये साइन दिखा रहा है, एन एंजाइटी अराउंड रेंडिंग। रेंडिंग वर्ड होता है कुछ ना, जैसे आप किसी चीज को ब्रेक करके समझने की कोशिश करो। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स एंड लेटर्स, पुअर वोकैबुलरी स्किल है, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रेड। तो ये किस चीज का इंडिकेशन है, बच्चे को पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, जो पढ़ रहा है वो भूल जाता है, वोकैबुलरी स्किल भी उसकी अच्छी नहीं है, तो ये किस चीज का साइन है। एक ऑटिस्टिक स्टूडेंट हो सकता है, क्रिएटिव क्रिएटिव तो नहीं होगा, देखिए बिल्कुल ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी और अ स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऑटिस्टिक बच्चे तो होते हैं जो स्वेलिन है ना रहते हैं, स्वेलिन अपने आप में। क्रिएटिव बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं ना, वो तो खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। दो ऑप्शन तो चलेंगे। जो कंफ्यूजन आ सकती है आपको वो ये दोनों में आ सकती है कि स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट, मेंटल उसको कुछ बीमारी है, या स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे हम सीखने की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान दें, वो चीजों को याद नहीं रख पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो उसको सीखने की डिसेबिलिटी है। मेंटल अंपेयरमेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो वो बातचीत अच्छी कर रहा हो, अपना खा पी अच्छा रहा हो और बाकी दिनचर्या अपनी अच्छी कर रहा हो, पर उसे सीखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, बातों को, तो ये ऑप्शन होगा लर्निंग डिसेबिलिटी। बाकी तो हमें नहीं पता कि हाउ ही लिव्स हिज लाइफ। ठीक है, तो जब हमें पता है कि वो सिर्फ सीखने का है तो इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आएगी, मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं आएगा।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, समावेशी कक्षा। उसमें टीचर बच्चों की जो स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं उनकी नीड्स को कैसे एड्रेस करेगी, उसको कैसे वो क्या कहते हैं संबोधन करेगी। एड्रेस को संबोधन कह सकते हैं, वाओ आई नो इन हिंदी नाउ। तो जो स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं इम्फेसाइज करेगी अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, प्रैक्टिस और ड्रिल करवाएगी। यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, ये एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया पेपर पेंसिल टेस्ट, है ना, तो इससे बच्चा बोर हो सकता है। ठीक है, तो और देख लेते हैं और क्या टेक्निक यूज कर सकती है। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे तरीकों से सबको पढ़ाएगी, नहीं भाई एक से तरीकों से तो नहीं पढ़ाना क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही नेगेटिव है कि होशियार बच्चों से तुम नकल मार लो, बहुत सारा घर का काम दे दिया, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। वो क्या करेगी, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करेगी, किस बेस पे, कि हर बच्चे की क्या सीखने की क्षमता है और उसके क्या वीकनेस है। ठीक है, तो यही राइट ऑप्शन देखिए बनता है कि स्पेशली एबल्ड लर्नर्स मतलब किसी अलग अलग तरह के हो सकते हैं ना, किसी बच्चे को, कोई बच्चा पुअर है ना, किसी बच्चे को कोई परेशानी है मतलब सुनने में कर लो या देखने में, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझेगी, उसी के अकॉर्डिंगली लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो सेट करेगी और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमने पेडागोजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, एक टीचर कैसे कोई क्रिएटिव लर्नर है उसको इनकरेज करेगी क्लासरूम में। इम्फेसाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डिस्करेज करेगी डाइवर्जेंट थिंकिंग को, इनकरेज करेगी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएट करेगी ओरिजिनल आइडियाज, डिस्करेज करेगी स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंज। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझ लें, ये एक प्रॉब्लम है, मतलब ये एक प्रॉब्लम है, मान लो मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब ये प्रॉब्लम है तो इसके सॉल्यूशंस जो डाइवर्जेंट थिंकर होगा वो बहुत से निकाल लेगा, ये सारे बाहर की तरफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये डाइवर्जेंट थिंकर का काम है, ये प्रॉब्लम है, ये बीच में प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो कन्वर्जेंट थिंकर होगा वो क्या करेगा, वो ये बस यहीं बैठा रहेगा, यही सोल्यूशन है उसका। ठीक है, वो ओनली वन फैक्ट और वन सोल्यूशन की ओर जाएगा। ठीक है, वो अलग अलग सोल्यूशन नहीं सोचेगा, वो कहेगा बस फाइंड दी ट्रुथ, बस एक सोल्यूशन पे वो यहीं बैठा है, वो और किसी डायरेक्शन में नहीं सोच रहा। तो इम्फेसाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग तो नहीं है क्योंकि हमें क्रिएटिव लर्नर है। ठीक है, क्रिएटिव लर्नर तो क्या होंगे, जो बहुत सारी दिशाओं में सोचेंगे और बहुत सारे बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, है ना। डिस्करेज कर देगी डाइवर्जेंट थिंकिंग को, अगर यहाँ पे होता ना इनकरेज करेगी डाइवर्जेंट थिंकिंग को तो हमारा ऑप्शन यही सही होता। ठीक है, ध्यान दें डिस्करेज कहा है, डिस्करेज एक नेगेटिव वर्ड है। इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया, अगर आप ध्यान दें इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया, यही जो है एक तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो शब्दों को समझें, डिस्करेज स्टूडेंट टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंज, ऐसा तो कोई टीचर नहीं करेगी क्योंकि टीचर का तो काम है कि बच्चों को कहे कि हाँ रिस्क लो, चैलेंजेस लो, जिससे वो ज्यादा सीखेंगे। तो सिंपल ऑप्शन इसका आंसर है इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स स्पोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। मीनिंगफुल लर्निंग को समझें, मीनिंगफुल लर्निंग का क्या है कि जो हम सीख रहे हैं वो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें, जिसका सोसाइटी को फायदा हो सके और हमें भी फायदा हो सके, हम लट्टू पप्पड़ ना बने। तो वो कहते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बहुत सारी टेस्ट ले ले जिससे रोट लर्निंग, है ना, को बढ़ावा मिलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं करना। इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, नहीं, ये तो बच्चों में लालच पैदा कर देगा, वो बस सीखेंगे इसलिए कि हाँ उन्हें रिवॉर्ड मिल जाए। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन,
दैट वुड बी क्वाइट बोरिंग कि बच्चे बोर हो जाएंगे एक ही मेथड को, मतलब लेक्चर सुनी जाएंगे, उनमें पैसिव पैसिव लर्नर बन जाएंगे और तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। या शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 ही देखें राइट आंसर है। इतने सिंपल सिंपल से ऑप्शन होते हैं, आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी, कि बच्चे एक जेन्युइन, टीचर एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रही है कि मैंने आज क्या पढ़ाना है, और बच्चों की ओवरऑल वेलबींग मतलब पूर्ण संपूर्ण भलाई में उसका कंसर्न है, ठीक है, ना कि ये है कि हाँ भाई मैंने सिलेबस जो मेरे को प्रिस्क्राइब्ड है मैं बस वही करवा दूँ। तो ऐसा टीचर को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये वाली क्लास ना यहीं पे रोक रही हूँ, 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम तक करते हैं क्योंकि मुझे ना कोई नॉइस सा फील हो रहा है, तो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। आई विल कंटिन्यू दिस क्लास, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लें, इसी को अगले लेसन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदना बांसल साइनिंग ऑफ टुडे।